नमस्कार मित्रों, आप सभी का बामणिया बायोलॉजी एंड न्यूज चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं जंतुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब जंतु जगत का वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करें तो जंतुओं का जो वर्गीकरण है उसका एक फ्लो चार्ट बनाते हैं। पहले फ्लो चार्ट मतलब हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर जंतुओं के वर्गीकरण के आधार पढ़े थे। जो हमने आधार पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग एक फ्लो चार्ट का निर्माण करते हैं और उसके बाद में उसके जो भी वर्ग है, जो भी संघ है, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम जो एनिमल किंगडम है, मौलिक लक्षणों के आधार पर फ्लो चार्ट मतलब वर्गीकरण के जो आधार है, उन आधारों के जो लक्षण है, उस आधार पर जंतु जगत का वर्गीकरण। तो देखिए, सर्वप्रथम हमने इससे पहले वाली क्लास में बात की थी कि जो संगठन के आधार पे जंतु है, सर्वप्रथम हमने वर्गीकरण का आधार लिखा था संगठन के आधार पर। तो संगठन के आधार पर सर्वप्रथम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। तो जंतु है वो कोशिकीय, इस तरह का संगठन पाया जाता है, और उत्तक, अंग और अंग तंत्र, इस तरह का संगठन पाया जाता है। तो हमने कोशिकीय स्तर के संगठन को अलग किया। तो कोशिकीय स्तर का जो संगठन है, इसमें हमारा एक वर्ग आता है पोरीफेरा। बाकी वाले संगठन को हमने एक साथ कर लिया, उत्तक, अंग और अंग तंत्र। अब ये सभी जंतु इसके अंदर आते हैं जिसमें उत्तक भी पाए जाते हैं, अंग भी पाए जाते हैं और अंग तंत्र भी पाए जाते हैं। उसके बाद में वर्गीकरण का आधार हमने बात की थी सममिति। तो ये जितने भी जंतु है, इनको सममिति के आधार पर हम बांटते हैं। जब हम सममिति के आधार पर बांटेंगे तो सममिति के आधार पर जंतु तीन प्रकार के थे, असममित, अरीय सममित और द्विपार्श्व सममित। तो सममिति के आधार पर जो असममित थे वो तो इस पोरीफेरा के अंदर आ गए। नेक्स्ट बची अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममित। अब अरीय सममित को हमने यहाँ लिख लिया, द्विपार्श्व सममित को यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए, अरीय सममित के अंदर दो वर्ग आते हैं या दो संघ आते हैं, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको निडेरिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से पहला संघ हो गया पोरीफेरा, उसके बाद में आता है सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फिर आता है टिनोफोरा। इसके बाद में जो द्विपार्श्व सममिति है, द्विपार्श्व सममिति में बाकी वाले सभी जंतुओं को रखा जाता है। अब हम जंतुओं का आगे और वर्गीकरण का आधार देखते हैं, प्रयुगा। प्रयुगा के आधार पर जंतुओं को तीन भागों में बांटा गया था, अगुह्य, कूटगुह्य और प्रगुह्य। अगुह्य का मतलब इनमें प्रगुआ नहीं पाई जाती है, कूटगुह्य का मतलब प्रगुआ तो नहीं पाई जाती है लेकिन हमें प्रगुआ पाई जाती है ऐसा आभास होता है, उसको कूट प्रगुह्य कहा जाता है। और प्रगुह्य का मतलब है, सीलोमेट का मतलब है इनमें वास्तविक प्रगुआ पाई जाती है या सीलोम पाई जाती है। तो देखिए, अगुह्य जो आधार है या अगुह्य जो जीव है, इसमें एक संघ आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, और जो कूट प्रगुह्य है इसके अंदर आता है एस्केहेल्मिन्थेस। इसमें एस्केहेल्मिन्थेस के अंदर एस्केरिस आता है जिसको हम गोलकृमि कहते हैं, तो इसके अंदर है वो गोलकृमि आता है। फिर बच गए प्रगुह्य, बाकी वाले जितने भी संघ है वो प्रगुह्य होते हैं या इनमें पाए जाने वाले जीव होते हैं, इनमें प्रगुहा पाई जाती है। तो इसके अंदर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा, इतने संघ पाए जाते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट के अंदर पूरा जो एनिमल किंगडम है उसका वर्गीकरण आ गया, उसका क्लासिफिकेशन आ गया। अब यदि हम क्रम वाइज बात करें तो कितने जगत है, पहले देखिए, नंबर 1 पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा। कितने संघ हो गए? 11 संघ हो गए। तो जंतु जगत को हम 11 संघ में बांटकर फिर अध्ययन करते हैं। तो इस तरह से हम 1 से लेकर 11 तक इन सभी संघ के बारे में अभी बात करेंगे। अब देखिए, इस तरह से जो जंतु जगत है इसको कितने संघ में बांटा गया? 11 संघ में बांटा गया। हम पहले संघ के बारे में बात करते हैं, पहले फाइलम के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है पोरीफेरा।
क्या नाम है? पोरीफेरा। अब देखिए ये जो पोरीफेरा है, पोरीफेरा शब्द है वो पोरस से बना है। किससे बना है? पोरस से बना है। और पोरस का मतलब होता है छिद्र या ऐसे जंतु जिनमें छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र वाले जंतु, इनको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पंज कहा जाता है। स्पंज का मतलब दबाएंगे तो दब जाएंगे, पुनः उसी स्थिति में भी आ सकते हैं। तो पोरीफेरा शब्द पोरस से बना है और पोरस का मतलब होता है छिद्र, ऐसे जंतु जिनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, सामान्यतः इनको स्पंज कहा जाता है। और ये जो छिद्र होते हैं इनको ऑस्टिया कहा जाता है। पूरे शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं या पूरे शरीर के ऊपर ऑस्टिया पाए जाते हैं। और ये जो पोरीफेरा संघ है, ये जंतु डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब दो जनन स्तर पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। द्विपोरकी होते हैं, असममित होते हैं या फिर सममिति पाई जाती है तो अरीय सममिति पाई जाती है। और कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है। यहाँ पर सबसे सरल प्रकार के जीव है। जंतु जगत की बात करते हैं तो सबसे सरल प्रकार के जंतु है, इसलिए इनमें जो संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का पाया जाता है। कोशिकाएं बिखरी हुई पाई जाती है। तो इस तरह से ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और सेलुलर या कोशिकीय स्तर का इनका संगठन पाया जाता है। अब इस संघ के जीवों की मुख्य विशेषता होती है कि इनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको ऑस्टिया कहा जाता है। अब इन ऑस्टिया से पानी अंदर प्रवेश करेगा। जब ये पानी के पूरी तरह से पानी में पाए जाते हैं, जब ये पानी में चलेंगे तो ऑस्टिया के द्वारा पानी इनके शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। जब ये पानी इसमें प्रवेश करेगा, किससे? ऑस्टिया से करेगा, तो यह पानी है वो किस में जाएगा? स्पंज गुहा के अंदर जाएगा। बीच में एक बड़ी है वो स्पंज गुहा पाई जाती है। ये पानी स्पंज गुहा में जाएगा और उसके बाद में एक बड़ा छिद्र पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑस्कुलम, और इस ऑस्कुलम से जल है वो बाहर आ जाएगा। इस तरह का जो इनमें सिस्टम पाया जाता है इसको नाल तंत्र कहा जाता है। मतलब ऑस्टिया से पानी अंदर प्रवेश करेगा, स्पंज गुहा में जाएगा और फिर पानी ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाएगा, इसको नाल तंत्र कहा जाता है। अब इनमें पाचन होता है। देखिए यह जो पानी ऑस्टिया के द्वारा अंदर प्रवेश करेगा, इस पानी के द्वारा वो भोजन भी प्राप्त कर लेंगे, इससे वो श्वसन भी कर लेंगे और यदि कोई उत्सर्जी पदार्थ है उनका त्याग भी इसके अंदर हो जाएगा। अब उत्सर्जन के बारे में बात करेंगे तो जो जीव पानी में पाए जाते हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए ये उत्सर्जन के हिसाब से अमोनोटेलिक होते हैं या अमोनिया उत्सर्जित जंतु होते हैं। अब श्वसन कर लेंगे, ऑक्सीजन को अंदर ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर दिया जाएगा। और पाचन मतलब जो पानी के साथ में उनका पोषक पदार्थ है उनको ये ग्रहण कर लेंगे। अब यहाँ पर पाचन की बात आती है तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार के उत्तक अंग तंत्र नहीं पाए जाते, तो इनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। तो पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का होगा क्योंकि सबसे आद्य प्रकार के जीव है, तो यहाँ पर उत्तक अंग तंत्र नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो स्पंज गुहा होती है, स्पंज गुहा के अंदर दो तरह के स्तर पाए जाते हैं। ये जो दो तरह के स्तर होते हैं इनमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। बाहर की तरफ पिनेकोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, अंदर की तरफ है वो कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। तो स्पंज गुहा के अंदर कोएनोसाइट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, इनको पोलर कोशिका भी कहा जाता है। अब ये जो जंतु होते हैं इनमें कंकाल आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं और इनमें जो कंकाल होता है यह कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, कंटिकाओं का बना होता है या स्पंजी तंतुओं का भी बना हुआ हो सकता है। अब ऐसे जो जंतु है या इस वर्ग के जो जीव होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं, उभयलिंगाश्रयी होते हैं, मतलब नर और मादा दोनों एक ही जीव के अंदर पाए जाते हैं। अब दोनों एक जीव के अंदर पाए जाते हैं तब ये जनन करते हैं, तो उसी जंतु के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है, उसी जंतु के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। और उसके बाद यदि हम जनन की बात करते हैं तो अलैंगिक जनन इनमें विखंडन के द्वारा होता है और लैंगिक जनन इनमें है वो युग्मकों के द्वारा
होता है। मतलब नर युग्मक शुक्राणु बनेंगे, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। अब इनमें जो निषेचन का कार्य है वो निषेचन आंतरिक होता है। जब निषेचन आंतरिक होता है तो इनके शरीर के अंदर परिवर्तन होता है। अब परिवर्तन है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। देखिए, जब जीवों का विकास होता है, भ्रूणीय परिवर्तन होता है, इसका विकास होता है, तो विकास दो प्रकार का हो सकता है। एक तो सीधे शिशु का निर्माण होता है और वो बच्चे को जन्म देते हैं, इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष परिवर्तन। और कई बार जैसे मान लो मेंढक आदि में क्या होता है, सीधा मेंढक नहीं बनता है, बीच में एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। इस तरह का जो परिवर्तन होता है इसको अप्रत्यक्ष परिवर्तन कहा जाता है। तो इसमें जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अब अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन है, इसका मतलब इसमें लार्वा पाया जाता है और लार्वा का नाम क्या हो जाएगा, एम्फीब्लास्टुला लार्वा इनमें पाया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बोर्ड के ऊपर लिखे गए हैं। छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहा जाता है। एक बड़ा छिद्र पाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्कुलम बोलते हैं। जो गुहा पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, स्पंज गुहा बोलते हैं। कौन सी कोशिकाएं इसमें पाई जाती है, कोएनोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है। पाचन किस तरह का होता है, अंतर कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कोरक के हिसाब से डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरकी होते हैं और इनमें निषेचन है वो आंतरिक होता है। लार्वा का नाम क्या है, एम्फीब्लास्टुला। और ये ऐसे जीव है या स्पंज या पॉलीफेरा जो संघ है, इसके जो जंतु है इनमें पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब है यदि इस जीव के टुकड़े हो जाए, 2, 3, 4 टुकड़े हो जाए तो 3-4 टुकड़ों से 3-4 नए जीवों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के जो लक्षण हैं ये पॉलीफेरा संघ के होते हैं। तो पॉलीफेरा जो संघ है इसको कंकाल किस से मिलकर बना है उस आधार पर या कंकाल के आधार पर इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्ग है कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया, 3 वर्ग है। पॉलीफेरा को 3 वर्गों में बांटा गया है, कैलकेरिया, हेक्साक्टिनेलिडा, डेमोस्पोंजिया। तो देखिए, कैलकेरिया के अंदर जो कंकाल होता है वो कैलकेरियस कंटिकाओं का बना होता है और इन दोनों के अंदर जो कंकाल होता है वो सिलिका का होता है, सिलिका से मिलकर बना होता है। अब इनमें कॉलर कोशिका बड़ी होती है, इसमें कॉलर कोशिका छोटी पाई जाती है। और जो हेक्साक्टिनेलिडा है इनको सामान्यतः ग्लास स्पंज कहा जाता है। इसका उदाहरण है कैलकेरिया का साइफा और ल्यूकोसोलिनिया और इसका उदाहरण है यूप्लेक्टेला जिसको वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है और डेमोस्पोंजिया इसका उदाहरण है स्पॉन्जिला। तो इस तरह से ये जो पॉलीफेरा संघ है उसका वो वर्गीकरण है। इस तरह से आज की क्लास के अंदर हमने पॉलीफेरा संघ के बारे में डिस्कस किया। धन्यवाद।